नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। फोर्थ व्यू में हम आज एक बहुत ही गैर मामूली घटना के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर में जिस तरह सरकार को, लोकल पुलिस को, फोर्सेस को, इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक दी गई है। ये सूरत हाल जो है जानने के लिए हम चलते हैं पावा साहब के पास। पावा साहब, खैर मकदम है आपका। थैंक यू सर, शुक्रिया जी पावा साहब, अभी आप पहले ये सुन लीजिए, जो देख लीजिए कि घटना कैसे हुई है। ये फोर्सेस ने इस गाड़ी को डिफ्यूज किया है, मगर एक घर में काफी नुकसान पहुंचा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस घर को, इस महिला को जो काफी परेशान दिख रही है घर के शायद नुकसान की वजह से, तो अगर ऐसा है तो उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो काफी जरूरत है। लोगों को लॉकडाउन में है, देश भी लॉकडाउन में है, कश्मीर पहले से ही लॉकडाउन में है, आमदनी के जराए बंद हैं। ये एक मानवता का काम होगा और मानवतावादी चेहरा होगा। अच्छी काम हुई है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटीएस स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिल के इसको अंजाम दे रहा था। बिल्कुल ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। बिल्कुल हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। हाँ चला है, लेकिन हम लोग आप लोग से भी शेयर नहीं करेंगे और 33 करोड़ आगे जारी रख रहे हैं इसको। पावा साहब, जैसा कि आपने सुना जो कुछ हालात हैं, नहीं आपने जो दिखाया ये वाकई में बहुत दुखद है और बेशक इसके लिए सबसे पहले तो हमें बधाई देनी चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसने खेल बिगाड़ दिया या गेम खराब कर दिया। ये शब्द भी मुझे इसलिए याद आए कि अभी पीछे कुछ दिन पहले एक डीएसपी पकड़े गए थे, देवेंद्र सिंह। उन्होंने अपने सीनियर को कहा था जी आप गेम ना बिगाड़ें।
तो फिलहाल तो आतंकवादियों का गेम बिगड़ ही गया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू कश्मीर पुलिस को, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन उसके गेम बिगड़ने के साथ साथ मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ जो अभी आपने दिखाई क्लिप, जिसमें एक बुजुर्ग माता जी का मकान टूट गया। हमें इनके लिए हार्दिक संवेदनाएं हैं और मैं सरकार से अपील करूंगा कि जैसे 10 महीने से कश्मीर लॉकडाउन में है या कर्फ्यू में है या उनकी आर्थिक गतिविधियां चल नहीं रही हैं, हम लोग तो 2 महीने में सड़कों पर आ गए, अपनी परेशानियों में आ गए, तो उन लोगों के साथ कैसा हो रहा होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलवामा जैसी जगह में इनकी इतनी गुंजाइश होगी कि ये दोबारा से अपने मकान बना ले। तो लिहाजा सरकार इनको मुआवजा दे, इनकी जितनी मदद कर सके वो इंसानियत के नाते भी बहुत अच्छा होगा। बाकी पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली, समय से पहले पकड़ ली, लेकिन उसको तुरंत इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि मैं जब तक पूरी जांच नहीं होती, जैसा कि इन्होंने एनआईए को जांच दे दी है लोकल पुलिस की जगह, तो तब तक कोई कुछ भी कहना उचित नहीं होता। और उम्मीद तो यही है कि उस गाड़ी की तमाम रिकॉर्ड, उस गाड़ी के तमाम सबूत इन लोगों ने पहले से रख लिए होंगे, क्योंकि अधिकारी प्रोफेशनल हैं, सब चीज जानते हैं कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि पुलवामा में भी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था या जिस गाड़ी के साथ ये दुर्घटना की गई थी, उस गाड़ी का भी जब पीछे से छानबीन की गई, पहचान की गई, तो पता लग गया कि उसकी जो पहली परचेज या पहली सेल गुजरात से आई थी। उसके बाद वो बिकती गई। तो पुलिस चाहे तो सब कुछ पता कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं मैं एक होता बात है। के लिए आपको रोकना चाहूंगा। जैसा कि पावा साहब कह रहे हैं कि वो इस तरह की कोई थोड़ी हो सकती है, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता हूं। अलबत्ता मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सूरत हाल है इस वक्त, इसमें पाकिस्तान यकीनी तौर पर कोई बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक तरफ नेपाल के साथ तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ चीन के साथ तनाव चल रहा है। और ऐसे में अलबत्ता ये एक बड़ी कामयाबी, मगर एक अफसोस कि अगर ये एक बहुत ही अफसोस की बात होती अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो फिर से पुलवामा जैसी घटना को, दुखद घटना को दोहराया जाता और फिर से हमें कम से कम एक रिएक्शन देके बताना पड़ता कि हम वही हैं जो थे। नेपाल या चाइना के साथ तनाव बढ़ने से हमारी फोर्सेस पर, उसके मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे षड्यंत्र को बंद किया जाए और भारत को कमजोर आंकना बंद किया जाए। ये एक पाकिस्तान के लिए एक नसीहत भी है और ये उन तमाम कूटनीतिज्ञों के लिए भी एक सबक है कि ये जो सूरत हाल है ऐसे पैदा न किए जाएं। जो इस वक्त तनाव, दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, मानवता एक महामारी से जूझ रही है, आर्थिक विषयों पर बहुत चिंताएं हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन होता है, चाइना की तरफ से प्रोवोकेशन होता है और नेपाल की तरफ से प्रोवोकेशन होता है, तो ये कोई एक अच्छा सबूत तो नहीं है। अलबत्ता वो अलग है कि हम उसके लिए तैयार हैं। तो चलते हैं पावा साहब के पास। पावा साहब, आखिरी लफ्जों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, जहां तक आप बात करते हैं पाकिस्तानी एंगल की, तो जब तक भारत है और पाकिस्तान है, आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और यहां कुछ होगा या कुछ नहीं भी होगा, हमारे इल्जामात एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। उसका अभी तक तो कोई इलाज नहीं निकल पाया। हाल फिलहाल में एक चीज ध्यान देने वाली है कि इस घटना से पहले, अभी हफ्ता 15 दिन पहले भी इमरान खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि भारत कोई ऐसा इंसिडेंट करने वाला है पुलवामा जैसा। उसके अलावा उसने परसों ही ट्वीट भी किया है कि एक फ्लैग इंसिडेंट हो सकता है भारत की तरफ से, जिसकी वजह से जिसका बहाना बनाकर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, या ऐसी कोई आशंकाएं उसने जताई थी। अब सिक्के के दोनों पहलू हैं। संभव है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट रही हो, संभव है
उनकी एजेंसियों को पहले से जानकारी हो, संभव है उन्होंने ये सब मटेरियल प्रोवाइड कराए हों। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है कि उसको 4 दिन पहले कैसे मालूम हो गया। और अगर उसको मालूम हो गया, हालांकि हमारी एजेंसीज को भी 4 दिन पहले मालूम हो गया था और हमारी एजेंसीज ने उसी बिहाफ पर उस गाड़ी का पीछा करा, उस गाड़ी की पहचान करी, उसको वक्त से पहले पकड़ लिया। और अगर ऐसा ना करते तो निसंदेह ये अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। अब जहां तक आप बात करते हैं 3 मोर्चों पर लड़ने की, जैसा आपने कहा कि बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना है। चाइना का तो फिलहाल काफी बड़ी हलचल चल रही है लद्दाख के और उत्तराखंड के एरिया में। इस रेफरेंस में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी सेनाएं ना तो इतनी कमजोर हैं और ना इतनी कम हैं कि हम 3 मोर्चों पर नहीं लड़ सकते। कभी जे सिंह होते थे 2001 में, उन्होंने तभी ये सब तैयारियां कर ली थी कि अगर एक साथ जरूरत पड़ेगी तो हम 2.5 मोर्चों पर भी लड़ सकते हैं। अभी जो बिपिन रावत जी हैं हमारे, जब ये सेनाध्यक्ष थे तब भी इन्होंने खुले में चेतावनी दी थी कि हम 2.5 मोर्चों पर इकट्ठा लड़ने की क्षमता रखते हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी किसी युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। जैसा जनरल बख्शी ने कहा, तो हम तो कबूतर उड़ाने वाले आदमी हैं, इंसानियत वाले आदमी हैं। कोई भी मरे, माँ के आंसू ना उर्दू में होते हैं, ना पंजाबी में होते हैं, ना हिंदी में होते हैं। उसके आंसुओं की अपनी एक अलग भाषा होती है, तो उस भाषा को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर सिर पर आन पड़े तो मैदान छोड़कर पीछे भी नहीं हटना चाहिए। हम बात कर रहे थे 2 या 2.5 मोर्चों पर लड़ने की, और आज के इंसिडेंट को किसी होने वाले युद्ध के बहाने या युद्ध के साथ जोड़ने की। इस संदर्भ में आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि पिछले 1 महीने से हमारे बीजेपी के नेता, हमारे सरकार के मंत्री बार बार ये धमकियां दे रहे थे कि हम पीओके पर हमला करके उसको कब्जा करने वाले हैं, हम गिलगिट को अपने साथ मिलाने वाले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने इंसिडेंट किया है या कराया है तो वो हमारी इन धमकियों से डर गया हो, इन धमकियों की वजह से किया हो? सवाल तो बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है, मैं मुतमईन हूँ। मैं मुतमईन हूँ या नहीं हूँ, ये एक नजरिया अलग है। आपने अपनी बात कही, आपके प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नाजरीन, मैं यहाँ एक बात फिर सभा से कर रहा हूँ कि सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। अलबत्ता यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तरफ हम तनाव की तरफ बढ़ते हैं और चीन सरहदों पर छेड़खानी करता है, नेपाल छेड़खानी करता है। ट्रंप की तरफ से अचानक हमारे लिए प्रस्ताव आ जाता है कि हम जो है मीडिएशन करने के लिए चीन के साथ तैयार हैं। दूसरी तरफ देखना यह होगा कि चीन को हर तरह की थ्रेट करने वाला अमेरिका, ट्रंप जो ट्रेड वार की बात कर रहे हैं, शीत युद्ध की बात कर रहे हैं और बाकायदा चारों तरफ से घेरने की और फौजी ताकत की भी बात, धमकी लगातार देने वाले ट्रंप को अचानक भारत के साथ तनाव होने पर वो एकदम मीडिएशन की बात करने का मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि यहां पर ये समझना भी मेरे लिए कठिन हो रहा है कि एक तरफ इन्हीं दिनों में, आज के लगातार दिनों में चाइना को थ्रेट कर रहा है ट्रंप, दूसरी तरफ बिना इनविटेशन के वो मीडिएशन की बात करता है कि भारत और चीन के बीच मीडिएशन की बात की जाए। ये जो मीडिएशन जैसा शब्द है ये काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, चूंकि यहां तनाव शांत करने की बात है। मीडिएशन की बात हम अभी इस स्थिति में या इस हालात में मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई स्टैंड होगा कि हम सीमा को लेकर जो हमारे विवाद हैं उनके मीडिएशन पर ही मीडिएशन हो सकता है। यहां जो तनाव है उसे शांत करने के लिए अगर ट्रंप चाहते हैं तो वो चीन से बात करें। भारत इस तनाव को नहीं चाहता है और अगर एक तरफ वो चाइना को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे साथ वार करने के लिए तैयार हैं, चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मीडिएशन में आना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है।
बाकी तो हमारे तमाम एक्सपर्ट और कूट नीतिज्ञ जो है इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अलबत्ता जो तनाव है वो इसमें जरूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब चाइना के साथ एग्रेशन नहीं बढ़ा था तो हमने जो हमारा पीओके है उस पर कुछ बातें कही थी जो मेरे ख्याल से हमारी सरकार का स्टैंड था, है और रहेगा। उसके बाद चीन के साथ एग्रेशन होने के बाद शायद उन्हीं तमाम बातों के खौफ से कि हम गिलगित बिल्तिस्तान को अब पीओके कि हम अब लेने जा रहे हैं, उसे लेने के भय से, डर से शायद पाकिस्तान जो है वो इस तरह का एक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ चीन या नेपाल उलझे हैं और तीसरा मोर्चा वो एक तरफ से खोल दे, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस तरह का विस्फोट होता है, हमारे फौजी जवानों शहीद होते हैं तो हम उसका बदला लेंगे तो वार शुरू हो जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है दुनिया को भी देखना चाहिए, तमाम विशेषज्ञों को भी देखना चाहिए और तमाम सुलझकर बात करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि बिटवीन द लाइन क्या है, हालात क्या हैं, हम कहां हैं, देश कहां है। फिलहाल इतना ही। खुदा हाफिज।